हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 22 जून 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा झारखंड में। तो झारखंड राज्य में एक नई योजना की शुरुआत हुई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में अर्न विद लर्न योजना चलाई जा रही है। हरियाणा में ई अधिगम योजना और पश्चिम बंगाल में दीदीर सुरक्षा कवच योजना शुरू की गई है। चलिए बात करते हैं मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना की। तो इस योजना की शुरुआत झारखंड राज्य में की गई है, जिसकी घोषणा झारखंड के चीफ मिनिस्टर चंपई सोरेन जी के द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य है महिलाओं को सशक्त बनाना और इसका लाभ मिलेगा 25 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों, कुछ इसी प्रकार की योजना मध्य प्रदेश में चलाई जाती है जिसे लाडली बहना योजना बोला जाता है। तो इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 1250 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाते हैं महिलाओं को। और दिल्ली में भी इसी प्रकार की योजना शुरू की गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। तो उसमें भी महिलाओं को प्रति माह रुपए प्रदान किए जाते हैं। तो इन योजनाओं को भी आप याद रखिएगा। चलिए कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। सवेरा कार्यक्रम हरियाणा राज्य में शुरू किया गया है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। सारथी सुरक्षा पॉलिसी योजना अशोक लेलैंड कंपनी के द्वारा शुरू की गई है। बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा की गई है। एक वाहन एक फास्टैग का नियम NHAI के द्वारा शुरू किया गया है। और महतारी बंधन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ये छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई है। तो ये कुछ प्रमुख योजना है, इनको आप नोट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं झारखंड की बेसिक जानकारी की। तो झारखंड की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर सन 2000 को। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई जाती है। तो उनकी जयंती पर इस राज्य का गठन हुआ था। और कैपिटल क्या है झारखंड की? रांची। मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के लीडर हैं। राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। विधानसभा की 81 सीटें हैं यहाँ पर और राज्यसभा की 6 सीटें हैं और लोकसभा की 14 सीटें हैं। बेतला नेशनल पार्क किस राज्य में है? ये झारखंड राज्य में है। और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ पर स्थित है? जमशेदपुर में, जो कि झारखंड के अंतर्गत है। और झारखंड का राजकीय पशु जरूर आप याद रखिएगा, वो कौन है? हाथी। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा भर्तृहरि मेहताब। तो भर्तृहरि मेहताब को 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में अभी हाल ही में चुना गया है। ओम बिरला की बात करें तो यह 17वीं लोकसभा के स्पीकर थे। जगदीप धनखड़ वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति हैं। उत्पल कुमार सिंह कौन है? तो यह लोकसभा के महासचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा भर्तृहरि मेहताब। तो भर्तृहरि मेहताब को अभी हाल ही में 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना गया है। ओम बिरला की बात करें तो यह 17वीं लोकसभा के स्पीकर थे, यानी कि जो हमारी 17वीं लोकसभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? ओम बिरला। जगदीप धनखड़ वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति हैं, क्योंकि जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही व्यक्ति राज्यसभा का सभापति होता है। उत्पल कुमार सिंह कौन है? तो यह लोकसभा के महासचिव हैं। तो ये जानकारी भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं प्रोटेम स्पीकर की। तो प्रोटेम स्पीकर को अस्थायी स्पीकर भी कहा जाता है और इसका प्रमुख काम होता है नए सदस्यों को शपथ दिलाना। और प्रोटेम स्पीकर का काम फ्लोर टेस्ट भी करवाना होता है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव आयोजित किए गए हैं।
तो 543 सदस्य चुनकर गए हुए हैं। तो 543 सदस्यों को शपथ दिलाने का काम किसका होगा? प्रोटेम स्पीकर का। फिर इसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। तो जब तक लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है? प्रोटेम स्पीकर। दोस्तों यहां पर आप भर्तृहरि मेहताब को देख सकते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो अगर हम लोकसभा की बात करें तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और अगर हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। तो अभी जो प्रोटेम स्पीकर चुने गए हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा की गई है, और उन्होंने संविधान के आर्टिकल 95(1) का उपयोग करके प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की है। भर्तृहरि मेहताब की बात करें तो वो ओडिशा के कटक से भाजपा के सांसद हैं और वो 7 बार के सांसद हैं, और अब उनका काम होगा 543 सदस्यों को शपथ दिलाना। चलिए लोकसभा के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है, और इसके सदस्य जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं, यानी कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा डायरेक्ट किया जाता है, और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। और हमारी जो संसद है उसका निम्न सदन कौन होता है? लोकसभा। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 550, लेकिन वर्तमान में 543 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो लोकसभा में जो 550 सदस्य चुने जाने का प्रावधान है उसमें यह कहा गया है कि 530 सदस्य राज्यों से चुने जाएंगे और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे। अगर हम 543 सीटों की बात करें जिन पर अभी निर्वाचन हुआ है तो उसमें 412 सीटें सामान्य सीटें हैं और 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। दोस्तों गणेश वासुदेव मावलंकर 1952 से 1956 तक भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरमा पाढ़ी किस राज्य की दूसरी महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी हैं? आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो ओडिशा राज्य की दूसरी महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है सुरमा पाढ़ी। बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर रमन सिंह। तो ये विधानसभा अध्यक्ष भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं सुरमा पाढ़ी की, तो यह बीजेपी की लीडर हैं और अब यह ओडिशा विधानसभा की अध्यक्ष चुनी गई हैं और यह ओडिशा की दूसरी महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। ओडिशा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? प्रमिला मलिक। अभी हाल ही में ओडिशा में विधानसभा के चुनाव आयोजित किए गए थे जिसमें 147 सीटों में बीजेपी ने 78 सीटें हासिल की हैं और वहां पर सरकार बनाई है। और नवीन पटनायक की जो 24 सालों की सरकार थी वो अब खत्म हो चुकी है, यानी कि उनका शासन अब खत्म हो चुका है। वहां पर बीजेपी की नई सरकार का गठन किया गया है। ओडिशा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो ओडिशा के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का अभी हाल ही में निधन हुआ है। उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्रों का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया गया है। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर में किया गया है। गुप्तेश्वर वन को अभी हाल ही में ओडिशा का नया जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में स्थापित की गई है। ओडिशा की रेड आंट चटनी और रायगढ़ सॉल और कोरापुट के काला जीरा चावल को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। मलकानगिरी एयरपोर्ट का उद्घाटन ओडिशा राज्य में किया गया है। ओडिशा राज्य की स्वाति नायक को 2023 में नॉर्मन वोरलॉक फील्ड अवार्ड दिया गया था। कोई भाषा को जो कि ओडिशा राज्य में बोली जाने वाली एक भाषा है उसको 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए ओडिशा सरकार के द्वारा अभी हाल ही में मंजूरी दी गई थी। अभी केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं मिली है। जीएसआई के द्वारा ओडिशा में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है। और राजा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है?
ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। ओडिशा की बेसिक जानकारी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप ओडिशा का मैप देखिएगा इंडिया के मैप में, तो ये है ओडिशा और कैपिटल क्या है ओडिशा की भुवनेश्वर। और ओडिशा का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन चरण मांझी, जिनका संबंध बीजेपी से है। राज्यपाल कौन है? रघुवर दास। विधानसभा की 147, राज्यसभा की 10 और लोकसभा की यहां पर 21 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा एनएस राजा सुब्रमणी। तो एनएस राजा सुब्रमणी अभी हाल ही में भारतीय सेना के उप प्रमुख बने हैं। अजीत डोभाल कौन बने हैं अभी हाल ही में? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो यह लगातार तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं और प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये जानकारी भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो जो एनएस राजा सुब्रमणी हैं, ये सेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं और इनकी नियुक्ति किसने की है? केंद्र सरकार ने। दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के स्थान पर एनएस राजा सुब्रमणी सेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं और उपेंद्र द्विवेदी को अभी हाल ही में भारतीय सेना का नया प्रमुख बनाया गया है। तो भारतीय सेना के प्रमुख कौन बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी। और उप प्रमुख कौन बन गए हैं अब? एनएस राजा सुब्रमणी। भारतीय सेना की अगर हम बात करें तो इसका वर्तमान स्वरूप में गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। और इसके प्रमुख कमांडर कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। रक्षा बलों के प्रमुख डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी। वायुसेना के उपाध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। नौसेना प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और नौसेना उप प्रमुख कौन है? कृष्णा स्वामीनाथन। और आपको याद रखना है कि भारतीय तटरक्षक बल के डायरेक्टर जनरल कौन है वर्तमान में? राकेश पाल। अगला क्वेश्चन है, T20 विश्व कप में हैट्रिक लेने वाले 7वें गेंदबाज कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा पैट कमिंस। तो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं पैट कमिंस। तो उन्होंने अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक ली है। हैट्रिक का मतलब ये होता है कि लगातार 3 गेंदों में 3 विकेट हासिल करना, तो इसको हैट्रिक बोला जाता है। तो पैट कमिंस ने अभी हाल ही में हैट्रिक पूरी की है। बात करें अगर हम ट्रेंट बोल्ट की, तो यह न्यूजीलैंड के गेंदबाज रहे हैं और उन्होंने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। सुनील छेत्री का नाम आया है, तो ये भारतीय फुटबॉलर रहे हैं। इन्होंने भी अभी हाल ही में फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। अच्छा, यहाँ पर बात आई है जॉर्ज मार्टिन की। तो इन्होंने फ्रेंच मोटो ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब अपने नाम किया है। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो आपको पता ही है कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किया जा रहा है। तो अब सुपर 8 के मुकाबले शुरू हो गए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच में एक मुकाबला आयोजित किया गया था जिसमें पैट कमिंस ने हैट्रिक पूरी की है और वह T20 विश्व कप में हैट्रिक लेने वाले 7वें गेंदबाज बने हैं और ऑस्ट्रेलिया के वह दूसरे ऐसे गेंदबाज बने हैं जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक ली है। इससे पहले 2007 में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ब्रेटली ने भी बांग्लादेश के खिलाफ ही हैट्रिक ली थी। बात करते हैं T20 विश्व कप 2024 की। तो इसका आयोजन 1 से 29 जून 2024 तक वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया जाएगा। इसमें 20 टीमों ने हिस्सा लिया है। कनाडा और युगांडा की टीमों ने पहली बार T20 विश्व कप में हिस्सा लिया हुआ है और अमेरिका की टीम ने भी पहली बार T20 विश्व कप में हिस्सा लिया है। T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए एम्बेसडर बनाया गया है युवराज सिंह, क्रिस गेल, उसेन बोल्ट और शाहिद अफरीदी को। दोस्तों, आपको याद रखना है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारत का जो नंदिनी डेयरी ब्रांड है वो स्कॉटलैंड की टीम का प्रायोजक बना है और अमूल ब्रांड अमेरिका की टीम का प्रायोजक बना है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। T20 वर्ल्ड कप के अब तक के विजेता डिस्कस कर लेते हैं। तो 2007 में इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था और यह पहला T20 वर्ल्ड कप था। फिर 2009 में पाकिस्तान ने, 2010 में इंग्लैंड ने, 2012 में वेस्ट इंडीज ने, 2014 में श्रीलंका ने, 2016 में वेस्ट इंडीज ने और 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने और 2022 में T20 वर्ल्ड कप जीता था इंग्लैंड ने।
तो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टीम ने दो बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता हुआ है, यानी सबसे सफल टीमें यही दो हैं, यानी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 63। तो अभी हाल ही में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 को जारी किया गया है और इसमें भारत की रैंक कितनी है? 63 है। और भारत की रैंक कितने देशों में 63 है? 120 देशों में। इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। पिछले साल की बात करें तो भारत 67वें स्थान पर रहा है और अब भारत की रैंक में सुधार हुआ है और भारत 63वें स्थान पर पहुंच गया है। और इस इंडेक्स में स्वीडन पहले स्थान पर है, इस बात को आप याद रखिएगा। दोस्तों, इस सूचकांक में सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य के निर्माण के लिए देशों की प्रगति और तैयारियों को ट्रैक किया जाता है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 के टॉप 5 देशों की बात करें तो पहले स्थान पर स्वीडन, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर फिनलैंड, चौथे पर स्विट्जरलैंड और 5वें स्थान पर फ्रांस रहा है। हाल ही में जारी किए गए कुछ प्रमुख इंडेक्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 अभी जारी किया गया था, इसमें भारत 176वें और एस्टोनिया पहले स्थान पर रहा है। मर्सर का 2024 का कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे अभी हाल ही में जारी किया गया था, तो इसमें पहला स्थान हांगकांग का रहा है, मुंबई का 136वां स्थान रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का 129वां और पहला स्थान आइसलैंड का रहा है। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत 116वें और आइसलैंड पहले स्थान पर रहा है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में यूएसए पहले स्थान पर और भारत का 39वां स्थान रहा है। तो ये सभी इंडेक्स आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन मार्केट कौन सा देश बना है? आंसर हो जाएगा भारत। तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी और उसमें यह बताया गया है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन मार्केट भारत बना है। चाइना की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक देश कौन बना है? चाइना। फिनलैंड विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में पहले स्थान पर रहा है। अभी हाल ही में वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 जारी किया गया था, इसमें अमेरिका पहले स्थान पर रहा है। चलिए अब इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो अभी हाल ही में ऑफिशियल एयरलाइन गाइड नामक संस्था ने कुछ आंकड़े पेश किए हैं और इसमें यह बताया गया है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन मार्केट बन गया है और भारत की यात्री कैपेसिटी कितनी है? 1.55 करोड़। घरेलू एयरलाइन के मामले में अमेरिका का पहला स्थान और चाइना का दूसरा स्थान है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन मार्केट है अमेरिका और फिर दूसरे नंबर पर कौन है? चाइना और तीसरे नंबर पर कौन है? भारत। 2014 से इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी बनी हुई है और जो मुंबई दिल्ली का एयरलाइन रूट है वो दुनिया का 8वां सबसे व्यस्त एयरलाइन रूट बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसाले सेरेवी का संबंध किस देश से है जो भारतीय रग्बी टीम के कोच बने हैं? आंसर हो जाएगा फिजी। तो फिजी देश के रग्बी खिलाड़ी रहे हैं वैसाले सेरेवी, तो वो अब भारतीय रग्बी टीम के कोच बनाए गए हैं। तो भारतीय पुरुष और महिला यानी दोनों टीमों के मुख्य कोच बनाए गए हैं कौन? वैसाले सेरेवी। इस बात को आप याद रखिएगा। दोस्तों, वैसाले सेरेवी ने 1991, 1999 और 2003 में रग्बी वर्ल्ड कप में फिजी का नेतृत्व किया था। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। वैसाले को रग्बी के इतिहास में सबसे महानतम रग्बी सेवन्स खिलाड़ी माना जाता है और रग्बी इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? राहुल बोस। यहाँ पर बात आई थी फिजी की, तो फिजी की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये है न्यूजीलैंड और यहाँ पर स्थित है फिजी देश। कैपिटल क्या है फिजी की? सुबा। प्रधानमंत्री है सिटिवेनी राबुका और यहाँ की करेंसी है फिजी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने हिजाब और इस्लामी ड्रेस पर बैन लगाया है? आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान। तो तजाकिस्तान देश ने अभी हाल ही में हिजाब और इस्लामिक ड्रेस पर बैन लगाने का एक विधेयक पारित किया है। मालदीव की बात करें तो मालदीव ने इजरायली पासपोर्ट धारकों पर अभी हाल ही में बैन लगाया है। चाइना की बात करें तो चाइना ने ताइवान को हथियार बेचने पर अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर अभी हाल ही में बैन लगाया था। न्यूजीलैंड ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट और वेप्स पर अभी हाल ही में प्रतिबंध लगाया है।
चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो तजाकिस्तान की बात करें तो यह एक मुस्लिम कंट्री है। यहाँ पर 98% मुस्लिम है, जिसमें से 95 सुन्नी मुस्लिम है और 3% शिया मुस्लिम है। तो मुस्लिम कंट्री होते हुए भी तजाकिस्तान की संसद ने अभी हाल ही में हिजाब और अन्य इस्लामिक ड्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित किया है। इसके अलावा इस कानून में प्रमुख इस्लामी छुट्टियों के दौरान बच्चों के उत्सवों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। बात करें अगर हम तजाकिस्तान की तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। दुशांबे इसकी कैपिटल है। राष्ट्रपति हैं इमोमाली रहमोन और यहाँ की करेंसी है तजाकिस्तानी सोमोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना कितने दिन की भारत यात्रा पर आई हैं? तो वह 2 दिन की भारत यात्रा पर आई हैं। तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। तो उनकी 2 दिन की यात्रा 21 जून से शुरू हुई है। वह प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ बातचीत करेंगी, राष्ट्रपति जी के साथ और उपराष्ट्रपति जी के साथ भी बातचीत करने वाली हैं। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से भी मुलाकात करेंगी और उनकी यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ समझौते किए जाएंगे और द्विपक्षीय वार्ता भी की जाएगी। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। बांग्लादेश की अगर हम बेसिक जानकारी की बात करें तो राजधानी इसकी ढाका है और यहाँ की करेंसी है टका और राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है। बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 1971 में। बांग्लादेश की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना को मंजूरी दी है। इसकी लागत कितनी है? तो 2254.43 करोड़। हिंदी साहित्य सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ओडिशा। विश्व बैंक के द्वारा जारी वैश्विक शीर्ष 100 बंदरगाहों की सूची में भारत के कितने बंदरगाह शामिल हैं? 9। वधावन बंदरगाह का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? महाराष्ट्र में। धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? अजित कुमार के। कोपा अमेरिका कप के 48वें संस्करण की शुरुआत हुई है, यह किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। डेविड जॉनसन कौन थे जिनका निधन हो गया है? क्रिकेटर। यूएनएचसीआर का वैश्विक सद्भावना एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? थियो जेम्स को। और किस राज्य में हाई कोर्ट के द्वारा 65% आरक्षण कानून को रद्द कर दिया गया है? बिहार। तो ये थे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाओं के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 1919 में ही मॉन्टेग्यू चैम्प्सफोर्ड सुधार हुआ था और 1920 में खिलाफत आंदोलन और 1920 में असहयोग आंदोलन। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया गया था और 1929 में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध फुटबॉल से है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फुटबॉल बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है, लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। स्टडी करके ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स और 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें।